morning student. Welcome to SJI online class 6 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इस पार्ट का सबसे पहला टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? तो भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। पुनः भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का अर्थात किसी की बात सुन के समझने का व अपनी बात किसी को समझाने का एक तरीका भाषा कहलाता है। तो भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं व उनके मन के भावों और विचारों को हम समझते हैं। वह क्या कहलाती है? भाषा। अब बात आती है बच्चों की भाषा के कितने रूप होते हैं। अगला है भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा लिखेंगे सबसे पहले और भाषा के 3 रूप हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुख के द्वारा बोली जाती है। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, भाषा के कितने प्रकार हुए? 3। अर्थात भाषा के रूप जो होते हैं वो 3 होते हैं। रूप का अर्थ होता है कि भाषा किस तरह से बोली जाती है। तो भाषा के रूप में पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मुख के द्वारा, लिखित भाषा लेखन के द्वारा और सांकेतिक भाषा संकेत के द्वारा। अब आप समझिए कि मौखिक भाषा होती क्या है। जैसे 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हुए अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे से प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा में व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह लेखन प्रक्रिया का प्रयोग करता है, जैसे पत्रों के माध्यम से, पुस्तक में लिखने के माध्यम से। अर्थात व्यक्ति लिखित रूप से अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, वह दूसरों के मन के भावों और विचारों तक खुद समझता है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। जैसे अंपायर द्वारा किया गया संकेत, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए संकेत, ये क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा। अर्थात वह अपने द्वारा जो क्रिया करते हैं, जो संकेत करते हैं, उससे उनके द्वारा जो भाव है उनकी अभिव्यक्ति होती है। मैं पुनः आपको समझाऊंगी। भाषा। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये भाषा कहलाती है। अब बात आती है भाषा के रूप की कि भाषा के रूप कितने होते हैं।
तो बच्चों भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग हम मुख के द्वारा बोल करके करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग हम लिखकर करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम संकेत के माध्यम से करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से भाषा के 3 प्रकार हुए। इसके बाद बच्चों अभी हमने भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा बचपन में सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोली। बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा है। बोली एक सीमित क्षेत्र और समुदाय के मध्य बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। सरकारी कार्यों में बोली का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों इसमें आपको पुनः समझाऊंगी कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा से आशय उस भाषा से है जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत जो अपने माँ के मुख से या अपने परिवार से सबसे पहले जो वाणी को सीखता है, बोलता है, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। क्योंकि बच्चा परिवार में रह करके परिवार की ही भाषा का उच्चारण सबसे पहले करना सीख जाता है। उसके उपरांत वह कहीं बाहर जाता है, तब कहीं बाहर की भाषा सीखता है। तो मातृभाषा क्या हुई कि जो बच्चा अपने माँ के द्वारा या परिवार से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाता है। अब इसके बाद है बोली। बोली क्या कहलाता है? बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बोली का जो क्षेत्र होता है और जो समुदाय होता है वह सीमित होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में जो सीमित व्यक्ति है तो उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो बोली में क्या होता है कि जैसे बुंदेलखंड है तो वहां पर बुंदेली भाषा का प्रयोग होगा। वहां के व्यक्ति जो हैं, वहां के जो लोग हैं वह कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? बुंदेली भाषा का। अवधी, अवधी भाषा है। ब्रज, ब्रज के लोग ब्रजी भाषा बोलेंगे। हरियाणवी, जो हरियाणा के लोग हैं वह जो अपनी दैनिक भाषा वह किस तरीके से प्रयोग करते हैं? हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही होता है, अर्थात जो बोली होती है वह क्षेत्र विशेष में आपस में बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से अपनी बातों को बताने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। परंतु जो ये बोली होती है इसका प्रयोग सरकारी काम काजों में नहीं किया जाता, अर्थात बोली का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? सीमित होता है। व्यक्ति बोली का प्रयोग सिर्फ अपने क्षेत्र में करता है। बोली का प्रयोग वह लिखित भाषा में नहीं कर सकता, सरकारी कामकाजों में नहीं कर सकता, अर्थात उसका प्रयोग वह सिर्फ क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही प्रयोग करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके साथ जैसा कि मैंने अभी आपको भाषा क्या होती है ये समझाया, भाषा के रूप कितने होते हैं ये भी समझाया। इसके बाद मातृभाषा क्या होती है ये आपने पढ़ा व समझा कि मातृभाषा वह होती है जो माँ के द्वारा बोली जाती है।
यह बच्चा जो परिवार से सबसे पहले भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बोली क्या होती है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वाणी है जिसका प्रयोग व्यक्ति क्षेत्र के हिसाब से करता है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, वह बोली कहलाती है। बच्चों, अब आप भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं तथा मातृभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, इन सभी को पढ़ते हुए आप इनका स्मरण करेंगे। ओके। Hello students, welcome to Sinaji Group of Institutions. Students, yesterday you were taught noun, numbers, singular and plural. Today I will teach you the same chapter and topic noun, gender, numbers. Some more rules regarding this topic. Students, some nouns have same फॉर्मिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल डियर, डियर रिमेन्स डियर, इट इज नॉट डियर्स, आइदर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म इट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट वन, फिश, fish remains always fish, not fishes, either used in singular or plural it remains same, but there are some exceptions, it may become fishes also. Now next one, sheep, sheep remains sheep in singular or plural form, offspring remains offspring, either used in singular form or plural form. Okay, it doesn't change, it remains same in singular or plural. Here remains here, it doesn't change into hairs, but there are some exceptions where hair becomes hairs. Suppose a few hairs in my head are white. Now next one rule, some nouns are changed into plural by changing inside vowels. Inside vowel अगर हम चेंज कर दें तो वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल foot, foot can be changed into plural, that will become feet. That means here inside vowel is changed. Now next one, man becomes man. Okay, next one, tooth becomes teeth. Okay, students, there are some more rules you have to learn about it. In this chapter there are more words given on yourself. Now briefly I will explain you genders. You know genders, there are 4 categories of genders. They are, first one, masculine gender. Masculine refers to male, a male person. That means Purush. For example, you can say boy. For example, boy, man, lion, etc. Okay. Now, second one, feminine gender. This refers to female. Female means ladies. That means cow, mother, etc. Next one, common gender. This refers to both male and female. For example, you can take doctor. Doctor may be male or female. In the same way, student, girl student or boy student, enemy. So many words are there which are categorized into common gender. Next one, the neuter gender. It refers to lifeless beings. Lifeless means living less.
That means, example, table, the things which don't have any life, table, chair, pen, etc. Students, I will provide you PDF related to this topic. The exercise that are given in your book, you have to complete all the work in your fair notebook in good handwriting. So thank you for attending today's class. Students, welcome back once again. You have to do exercise number A of this chapter. Exercise A, rewrite the sentences by changing into plural. In this exercise, there are some sentences which you have to change into plural. These sentences are given in singular form. Okay, let us practice it. The witch flew on a broom. It will change into plural. The witch, the witches. Which will become witches in plural. The witches flew on broom will become brooms. Okay. Next one. The herder led the ox to the pasture. Now this sentence will become into plural. Herder will be changed and ox will be changed. Herder will become the herders. The herders led the auction into plural, auction to the pastures. Pasture means होता है चारागाह. Pastures हो जाएगा. Now next one, the match will be played next week. This will change into plural. The matches will be played next week. Okay. Next one, the dentist extracted a tooth. Dentist will become the dentist. The dentist extracted teeth. Tooth will become teeth. Okay. Next one. This recipe requires a potato and a tomato. Now this will change into plural. These recipes require potatoes and tomatoes. Okay. Next one, the child asked a question. This sentence will be changed into plural. Children. Children asked question will become questions. Okay, next one. An eagle is a bird of prey. An eagle will become eagles. Eagles are birds. Bird will become birds of prey. Shikar. Prey means shikar. The unicorn flew across the sky. It will be changed into plural. The unicorns flew across the sky. Okay, students.
Today's class is over. You have to do all this matter in your fair grammar notebook. I will also provide some more exercises of this chapter as PDF. Thank you. Good morning students, I welcome you all to online classes of SGUI. In the last class we have completed exercise 1A. Okay? Today we will be starting with exercise 1B, and 1B exercise completely deals with the comparison of numbers. Okay? So comparison of numbers, as the name signifies, it means you are required to compare two or more numbers and tell which of the number is greater and which of the number is smaller. Okay? So from many places we will be starting. For example, you are asked कि 4 and 10 two numbers are given, ठीक है, और आपको बताना है कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है. तो क्लियरली आप बोल देते हो कि जो 10 है दैट इज ग्रेटर देन 4, ठीक है. ये आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके बता देते हो, बिकॉज इसमें 10 लिखा है, इसमें 4 लिखा, 4 जो है वो 10 के ऑब्वियसली पहले ही आता है ना. ये तो बहुत छोटा बच्चा ही बता देगा कि 10 इज ग्रेटर देन 4, ठीक. But the basic thing which lies between the comparison is कि आपको सबसे स्टार्टिंग में ये देखना होता है कि 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स वाले नंबर है, कुछ भी है. सबसे पहले आप देखोगे कि उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है. तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको काउंट करने होंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन दैट नंबर. सो हियर यू कैन सी दिस 10 कैरीज 2 डिजिट्स and this 4 carries only 1 digit. Therefore 10 is greater than 4, ठीक है. One more example. For example, 798, and here it is written 229, and you are asked to tell which number is greater. So obviously this number has how many values? How many digits? 3 digits, and this number has 2 digits. So automatically this 798 is greater than 29. Okay. Coming to the next thing. If you are given with the two numbers with the same number of digits, ठीक है. पहले चीज तो आप ये देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ डिजिट जिस नंबर में ज्यादा है वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है. नेक्स्ट केस इज अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स भी इक्वल दे दी जाए, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल दे दिए. फॉर एग्जांपल 394 and 300, or you could say 277, ठीक है. Two numbers are being given. One number is 394 and the other number is 277, and you are required to tell which of the following two numbers is greater. तो पहला आप स्टेप क्या करते हो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हो. यू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 and 1 2 3, ठीक है. दोनों डिजिट्स आपने काउंट करी, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 3 आ गई. तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप इज आप यहां से कंपैरिजन करना शुरू करोगे, है ना. दोनों नंबर्स को उनके लेफ्ट हैंड साइड, सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करोगे. यहाँ पे आप देखो 3 है और यहाँ पे 2 है. वी ऑल नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 2, हेंस दिस कंप्लीट नंबर विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक है. अब ये जानते हैं कि हम लोग सबसे लास्ट वाले डिजिट को ही क्यों चेक करते हैं. क्यों इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हम लोग लिखना शुरू करते हैं वंस, टेंस और 100. वंस, टेंस एंड 100. तो आपको पता है कि जितना ही आप इधर लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे उतना ही ज्यादा उस नंबर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है. इसीलिए आप सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ डिजिट को चेक करते हो, ठीक है. तो यहाँ पे आप समझ गए कि 394 is greater than 277 because the leftmost digit, that is 3, is greater than 2. Coming to the next example. For example, you are given with the number 7942 and here it is 7839, ठीक है. Two numbers are given 7942 and 7839. So now first step is count the number of digits. In both the numbers the number of digits are equal. तो we'll be comparing the leftmost digit. अब leftmost digit को जब कंपेयर आप कर रहे हो तो दोनों में वैल्यूज क्या है 7. तो अभी भी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई. तो आप क्या करेंगे, उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू होगी, उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू होगी उनको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे. नाउ here it is 9 and here it
8. So 9 is greater than 8. Hence this number would automatically be greater than the other number. ठीक है, और अगर यहाँ पे भी वैल्यूज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसके बगल वाली वैल्यू को चेक करते हैं ना, एंड सो ऑन. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो थ्योरी पार्ट इज बीइंग ओवर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. In exercise 1b, question number 1, fill in the blanks with each of the boxes with the symbol greater than or less than. है ना, question number 1 में greater than or less than का symbol आपको लगाना है. ठीक है, like question number 1 में it is written 98,760, then box, and on other hand it is written 1,02,000 and 345. ठीक है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस नंबर कैरीज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 and this number carries total number of digits equal to 6. Hence this number will be greater than the first number. ठीक है, this was question number 1. Moving to question number 3, it is written 2,13,576 and 67,531. 67,531. Here also you can clearly see this number carries total number of digits equal to 6 and this number carries total number of digits equal to 5. So first number will be greater than the second number. Similarly moving to question number 6. ठीक है, question number 6 में लिखा हुआ है 6,40,729 and 6,41,304. 6,41,304. Now here you can see this number has total 6 digits and this number also has total 6 digits. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप सबसे लेफ्ट वाली डिजिट को चेक करते हो. सबसे लेफ्ट वाली डिजिट को चेक करोगे, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, विच आर इक्वल. जब ऐसा होता है तो उसके बगल वाली राइट वाली डिजिट को चेक करते हो. राइट वाली डिजिट को चेक करोगे, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, अगेन इक्वल. ऐसा होता है तो फिर उसके बगल वाली राइट में जो है उसको चेक करोगे, है ना. तो here it is 0 and there it's 1. So it's very obvious that 1 is greater than 0. So this complete number will be greater than the first number, है ना. Similarly you can solve up to question number 10. ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. Now moving ahead to question number 11. Question number 11. In question number 11 it is saying write the order of the numbers into ascending order. आपको जो given questions हैं from question number 11 to question number 16, इन सभी को आपको क्या करना है, ascending order में arrange करना है. What does ascending order means? Ascending order means from lower to higher. Ascending order means from lower to higher. Least value से आपको जाना है highest value का, है ना. Least value से you have to go to the highest value. This is called ascending order. ठीक है, इसमें जो सब important एक चीज है कि don't separate them with the help of commas. बीच में commas नहीं लगाने हैं आपको. हमेशा ये less than का साइन आपको यूज करना है, less than का साइन ही आपको बीच में यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स आर गिवन 12, 19 एंड 39. ठीक है, सपोज 3 नंबर्स आर गिवन 12, 19 एंड 39 और जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आप लिखोगे 12 इज लेस देन 19 इज लेस देन 39. ठीक है, so this is the correct way of writing the numbers into ascending order. So I will be doing one question for you and rest you can do it by yourself because मैंने comparison of numbers आपको बता दिया है. ठीक है, question number 12. Question number 12 it is written 7,15,840
98,756, 8,94,105, 17,18,195, and then 98,678, and last 8,95,103। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रूल हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स को देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम किस नंबर में है। ठीक है, तो आप देखो सबसे कम है इसमें 5 है। ठीक है, इसमें भी 5 है, बाकी सब में देखिए 5 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो दिस नंबर और दिस नंबर कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5। तो या तो ये सबसे लीस्ट होगा या तो ये सबसे लीस्ट होगा। आप कंपेयर करते हैं, सबसे लास्ट में 9 है, 9 है, नेक्स्ट इट इज 8 and 8। नाउ दिस कंटेन्स 6 and this contains 7 and you know that 6 is less than 7। इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो सबसे लीस्ट हो जाएगा। तो you will write 98,678 and put a sign less than। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये नंबर आएगा that is 98,756 and put a less than sign। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। This number contains total 6 digits, this also 6 digits and this also 6 digits। लेकिन आप देखो इन तीनों में से इसके लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट पे सबसे 7 है, इन दोनों में 8 है। इसका मतलब ये इन दोनों से क्या है, छोटा है। तो नेक्स्ट आएगा ये, इट विल बी 7,15,840। नेक्स्ट इन दोनों का नंबर है, इसमें यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। अब इसमें यहाँ 4 और यहाँ पे 5, दैट मींस ये नंबर इससे छोटा है। तो ये नंबर आ जाएगा नेक्स्ट 8,94,105। उसके बाद नेक्स्ट नंबर दिस 8,95,103 और सबसे एंड में ये नंबर आएगा। ठीक है, दैट इज 17,18,195 बिकॉज़ इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 7 है, जो सबसे ज्यादा है। तो इट विल बी 17,18,195 and this is your answer। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 1B। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1C। थैंक यू। Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed measurement of length. Now today we will start its third unit, which is measurement of mass and time. So firstly we will discuss what is mass. Mass is the amount of matter contained in an object. Mass is the amount of matter contained in an object. Student, for measuring mass of bodies, we use different type of balances such as physical balance, and beam balance. Student, for measuring mass of costly substances such as gold, silver and diamond, etc., we use physical balance. And in beam balance, for measuring mass in journal substance, we use beam balance. Now students, now its unit. In SI system,
Standard International System, the unit of mass is kilogram. And in CGS system, the unit of mass is gram. And in FPS system, the unit of mass is pound. Now students, multiple unit of kilogram. Student, for measuring mass of heavier bodies, we use some bigger unit, and these units are known as multiple unit of kilogram, and these units are metric ton and quintal. Student, 1 metric ton equal to 1000 kilogram or 10 quintal, and 1 quintal equal to 100 kg, 100 kilogram. Now some multiple unit of kilogram. Student, for measuring some small bodies which are less than 1 kg. So we need some smaller unit, and these units are known as some multiple unit of kilogram, and these units are gram, and milligram. Student, 1 gram equal to 1 upon 1000 kg or 10 to the power minus 3 kg, and 1 milligram equal to 10 to the power minus 6 kilogram. Now what is time? Time is defined as an interval between two events. Student, time is defined as an interval between two events. Now, solar day. The interval between two successive noons is called a solar day. Student, the interval between two successive noons is called a solar day. Now, the mean solar day. The average of all solar days
solar days in which the earth complete one revolution around the sun is called the mean solar day. Student, the average of all solar days in which the earth complete one revolution around the sun is called the mean solar day. Now student, the mean solar day is divided into 24 equal parts, and each part is known as 1 hour, and 1 hour is further divided into 60 equal parts, and 1 part is known as 1 minute, and 1 minute is further divided into 60 equal parts, and 1 part is known as second. So we can say one mean solar day equal to 24 hours, and 1 hour is equal to 60 minutes, and 1 minute equal to 60 seconds. Student, number of second in one mean solar day equal to 24 into 60 into 60, which is equal to 86,400 seconds. Now units of time. In SI system or standard international system, the unit of time is second. Student, there are some bigger units for measuring time. These units are 1 year, decade, century and millennium. Student, 1 year equal to 365 days, and 1 decade equal to 10 years, and 1 century equal to 100 years, and 1 millennium equal to 1000 years. So student, today's class is over. In next class we will discuss its remaining parts. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue our chapter Development of Chemistry. In this chapter, today we will discuss the topic Notable Persons and Their Contribution, यानी कुछ ऐसे persons
बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ये एक्चुअल में होता ये है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट इज फाइंड। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जितना मास आपने इनिशियली दिया था आपको एट लास्ट ऑफ द रिएक्शन उतना ही मिलेगा, ना तो मास को खत्म होगा ना तो मास को क्रिएट होगा वहां पे, तो जितना था उतना ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना अगला तरीके से क्या इन्होंने किया कि क्लियर डिफरेंस बताया बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। यस, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस को क्लैरिफाई किया। हम भी आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट बेटा ऐसी चीजें होती हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी हो, जैसे गोल्ड। अब आप अगर गोल्ड को देखिए तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे, है ना, और कोई तो एटम बीच में होगा नहीं। जैसे कॉपर, अब कॉपर की मेटल को, कॉपर की रॉड को देखिए तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही मेटल होंगे, ठीक है, कॉपर के ही एटम होंगे, ठीक, तभी तो कॉपर कह रहा है। तो एलिमेंट क्या है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो। वेयर इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलाकर के कंपाउंड बनता है। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, और वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अलग एटम है आपका, ऑक्सीजन अलग एटम है, इन दोनों को मिलाकर के जो बना वो कंपाउंड कहलाया। तो इन्होंने एंटोइन डेवोशियर ने बताया कि क्लियर सा डिफरेंस बताया बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट इज डिमिट्री मेंडेलेव। क्या नाम है इनका, डिमिट्री मेंडेलेव। अच्छा, ये बॉर्न हुए थे 8 फरवरी 1834 में, ठीक, 8 फरवरी 1834 में रशिया के साइबेरिया में ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि एलिमेंट्स 65 ही लोग थे, तो उन्होंने उतने ही एलिमेंट्स के लिए टेबल बना दी थी, क्योंकि बेटा ऐसे जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी करना आसान नहीं था। उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया, एक टेबल बना के दी जिसमें एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप पढ़िए, बाकी सबकी आपको अंडरस्टूड हो जाएंगी। इन्होंने एक टेबल बना करके दी थी उस टाइम के 65 एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, उसमें उन्होंने कुछ स्पेसेस को भी लेफ्ट कर रखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आगे जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस जगह पे रखे जाएंगे, ठीक है ना। और इन्होंने एक ब्लॉक में, क्योंकि वो जो टेबल थी वो कुछ इस तरह की थी, ऐसे उसमें कॉलम्स बने हुए थे, तो एक उसमें एक एलिमेंट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में ऐसे करके एलिमेंट्स उसमें प्लेस किए गए। तो उन्होंने कहा था कि हर एक कॉर्ड को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना, 1 एलिमेंट ऑन ईच कॉर्ड, ठीक है। सो ये थी इसके डिमिट्री मेंडेलेव के काम, और इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी सी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब उन्होंने क्या की पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, ठीक है। कुछ लोगों ने इनका सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इनको भी सपोर्ट किया, और मतलब इनके काम में क्रिटिसिज्म किया इनके काम का। लेकिन आफ्टर दैट इन्हीं की पीरियोडिक टेबल को इन्हीं से लेकर के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुई वो एक्चुअल में इनके काम से ऊपर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बनी। अच्छा, और नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो थे ये फेमस हुए थे मॉडर्न केमिस्ट के नाम से। किसके नाम से, मॉडर्न केमिस्ट के नाम से रॉबर्ट बॉयल वाज फेमस। ही वाज बोर्न इन आयरलैंड, है ना, ये आयरलैंड के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूव किया कि साउंड जो है, यानी कि जो आवाज होती है, जो साउंड होती है, इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। और क्या है, इन्होंने बताया कि जो बॉयल्स का लॉ, क्योंकि इनका नाम रॉबर्ट बॉयल है, तो इन्होंने डिस्कवरी की थी बॉयल्स लॉ की, और कब की थी, 1662 में, ठीक है। इसी एक बुक की स्पेक्टिकल केमिस्ट में बहुत सारे ऐसे इन्होंने फैक्ट्स बताए थे जो कि आज भी लिटरेचर, केमिस्ट्री की लिटरेचर वाली फील्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। तो इनकी बुक का नाम स्पेक्टिकल केमिस्ट है, इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया, इन्हीं के नाम पर है, रॉबर्ट बॉयल थे ना, तो इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया 1662 में, ठीक है। तो ये हो गया रॉबर्ट बॉयल। एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने, इनकी बहुत फेमस काम है इनका, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी वो प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, जो कि आज भी मतलब पढ़ी जाती है, समझी जाती है, सभी कोर्सेज में
Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class for class 6. Students, today I am going to start the chapter 2, the flower. Students, generally many times you visit the garden, you visit a nearby park nearby your home many times. So in the garden or in the parks you see the plants, various types of plants. So what is the beautiful parts of a plant? Yes, it is a flower. Because of its beautiful color, bright color, the flower is the most beautiful part of a plant, and it is also most important part of a plant. This is flower. Why? Because the flower is a reproductive part or reproductive organ of a plant. By this, with the help of flower, the fruit and seeds are produced, and the new plants arises from these seeds. So it is very important part of a plant. Students, generally flowers are of different size, like some flowers are big, some flowers are small, they are of different shapes, they are various types of shapes of flower, and they are of different colors, some are yellow, some are pink, some are red, some are purple, so they are of different colors. First of all, we will discuss about the structure of a flower. Structure of a flower. So students, flower has a four holes or four rings. Means all the parts of a flower are arranged in four holes or four rings. Means they are arranged like this. All the parts are arranged in like a hole or like a ring. So the first hole of a flower is the calyx. Second is corolla. Third is androecium. Fourth is gynoecium. These are four holes of a flower. If we talk about the first hole, calyx, it is the outermost hole of a flower which contains sepals. Sepals is generally a green leaf-like structure which is the outermost covering of a flower. And the main function of the sepals is to protect the flower when it is in bud stage. Generally you see the bud many times, like bud of rose, it is of green color. Means the outer covering of the flower is the sepals which protect the flower when it is in bud stage, which is called sepals. So the first hole is calyx, which contains sepals. It is the outermost hole of a flower. Next to the calyx, the second hole is a corolla. The next hole of a flower is called corolla, which contains petals. Students, petals are bright color structure. Because of petals, the flowers look very beautiful. Because petals are of the color of a flower because of petals. Means some flowers are of different color like yellow, pink, red. This is because of petals color. So, because of petals, the flower look very beautiful. And what is the main function of the flower? What is the main function of the petals? To attract the insect for pollination. Because they are colorful parts, so it attracts the insects for collect the nectar. Okay, the next hole is the petals. Third hole of the flower is an androecium. It is the most important hole of a flower. It is also called male reproductive part of a flower. So students, androecium is the male reproductive hole or male reproductive organ of a plant. It contains a stamen,
filament. The structure of this whole is like this. This is the filament. This is the anther. And commonly it is called stamen. This is the structure of a stamen. Stamen. It contains an anther and a filament. So student, this is the structure of a flower. This is a sepals, which is the outermost hole of a flower, and which is a green leaf-like structure which protect the flower when it is in bud stage, and it is petals. Petals are bright color structure. Because of petals, the flower look very beautiful. And the main function of the petals is to attract the insects for pollination. This is the next hole of a flower. And the third hole of a flower is the androecium. This hole is called androecium, and it contains a structure, means male reproductive organ. Androecium contains a male reproductive organ called stamen. So stamen is the male reproductive organ of a flower. This is the stamen, and it contains filament. It contains a filament, and this is the anther. Commonly they are called, this is the stamen. Separately I draw here the structure of a stamen. This is the filament, and this is the anther, and the whole structure is called stamen. This is the male reproductive organ of a flower. Students, inside the anther there are pollen grains, means small tiny cord-like structure are covered inside this anther called pollen grains, and these pollen grains contain a male gamete. These pollen grains contain a male gamete, which is this pollen grains contain the male gamete. So this is the structure of a stamen. Next or innermost hole of a flower is the gynoecium. This is the innermost hole of a flower, and it is the female. It contains a female reproductive organ called carpel or pistil. You can say carpel or pistil. The third hole of a flower is a gynoecium, which contains female reproductive organ of a plant called carpel or pistil. So this is the structure of a carpel or pistil. This is the stigma. This is style, and this is the ovary. And ovary contains ovules. Ovary contains ovules. Here I will draw the structure of this separately. This carpel or pistil like this. This is stigma. This is style, and this is ovary. And ovary contains ovules. This is ovules. Ovules, inside the ovules there are eggs. Eggs are present inside the ovules, which contains female gamete. So that's why it is called the female reproductive organ of a plant. Means pistil or carpel. So this is the structure of a flower, students. So one more thing,
recall the terms. What is the male reproductive organ of a plant? Yes, it is stamen. In the female reproductive organ of a plant, it is pistil or carpel. The first hole of a flower is calyx and the second hole of a flower is the corolla. Study this structure very carefully. That's enough for today. Thank you class. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I have explained you types of scale and significance of color on a topographical survey map. And now today I will continue the same chapter map reading in geography for class 6. So my today's topic are representation of political borders and representation of conventional sign and symbol on a topographical survey map. So let us start the chapter. In every map, some letters, symbols are represented relief on Earth's surface. These sign and symbols are called conventional sign and symbol. तो बच्चों हर एक मैप में कुछ symbols, कुछ letters, कुछ shapes दिखाई देती हैं. वो क्या represent करती हैं? relief को Earth's surface पे. यही sign और symbols को हम लोग क्या कहते हैं? conventional sign और symbol. A variety of features, both natural like valleys, mountains, hills, plateaus, plain, and man-made features like roads, canals, monuments are depicted by using some sign and symbol. So these symbols are universally accepted. A list of conventional sign and symbol are called legend. तो इसकी लिस्ट को कन्वेंशनल साइन और सिंबल की लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेजेंड कहते हैं. तो here are some sign and symbol using on a topographical survey map. तो फर्स्ट क्या बच्चों? representation of political borders. तो this is the symbol of international boundaries. It indicates the development of trade in the region. तो ये सिंबल अगर मैप में है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इंटरनेशनल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या इंडिकेट करता है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड का, व्यापार का डेवलपमेंट उस क्षेत्र में कैसा है. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज स्टेट बाउंड्रीज एंड दिस सिंबल इंडिकेट डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. एंड now representation of transport and communication. How we represent transport and communication on a topographical survey map. तो first हमारा this symbol indicate metal road और पक्का road. तो ये सिंबल हमारा क्या इंडिकेट करता है बच्चों? मेटल रोड को इंडिकेट करता है और इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन द रीजन. तो ये क्या चीज को शो करती है बच्चों? ट्रेड के डेवलपमेंट को क्षेत्र में शो करती है. अगर मतलब वहाँ की पक्की सड़क है किसी भी जगह की तो वो ये शो करती है कि वहाँ पे ट्रेड कितनी अच्छी तरह से वहाँ पे डेवलप है. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज अनमेटल रोड और कच्चा रोड. इट इंडिकेट्स village or undeveloped countries. Now next, cart track. Cart track is a path made by the carts. And our next symbol is pack track. Pack track is also a path is used by man or animals to travel. तो ये pack track है जो man और animals के द्वारा यूज किया जाता है travel के लिए. Now representation of drainage on a topographical survey map. First है बच्चों हमारा this symbol indicate river drive with water channel. Now next symbol, this is a river with island and rocks. तो ये symbol किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसी नदी जो जिसमें कि island भी है और rocks भी हैं. Now next, tank drive. तो ये symbol कैसा है? इसके बीच में देखिए पत्थर पड़े हुए हैं. तो ये symbol क्या इंडिकेट कर रहा है कि tank है लेकिन dry है. There is no water in the tank. Now next, permanent hut. This symbol indicates permanent huts on a topographical survey map. And the last symbol is capital city. Now I am going to teach diagrammatic representation of geographical features. तो बच्चों मैं geographical features को represent करने जा रही हूँ. सबसे पहला हमारा आता है rivers यानी नदी. A river is a body of water that flows downhill in a channel usually towards the ocean. तो river क्या है बच्चों? पानी की बॉडी है that flow करती है downhill से usually towards the ocean, समुद्र की ओर. Rivers rise on the higher slopes and are joined by a number of other rivers and streams. तो
रिवर्स हमारी क्या करती है बच्चों, कहाँ से निकलती है, हाइयर स्लोप से निकलती है और ज्वाइन कर लेती है इसके साथ बहुत सी दूसरी रिवर्स और स्ट्रीम्स ज्वाइन हो जाती हैं। The entire area drained by the river and its tributaries is known as the drainage system. तो ये इसी पूरे entire एरिया को, जिसमें कि नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां होती हैं, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो व्हाट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, द एंटायर एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। there are three course of river. river के तीन कोर्स होते हैं, थ्री कोर्स में रिवर फ्लो करती है। अपर कोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं द स्टेज ऑफ यूथ, मतलब प्रारंभिक स्टेज, रिवर की स्टार्टिंग की स्टेज, यूथ की स्टेज। नाउ सेकंड इज द मिडिल कोर्स, द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, एंड नाउ थर्ड इज द लोअर कोर्स, द स्टेज ऑफ ओल्ड एज। इसमें क्या होता है, नदियां अपनी ओल्ड एज में आ जाती हैं। तो देयर आर थ्री कोर्स ऑफ द रिवर। A river is a stream of water flowing from higher level ground to lower level ground. The place where the river origin is called source of the river. जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, source of the river. river का source. The place where the river meets with the sea is called mouth. और वह प्लेस जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, the place where river meets the sea is called mouth. उसको हम लोग क्या कहते हैं, mouth. Here the rivers form the delta. इसी जगह rivers क्या करती है, delta को form करती है। तो students clear what is river? A river is a body of water that flows downhill in a channel, usually towards the ocean, and there are three courses of the river: upper course, middle course, and lower course. And the place where river rise your origin is called source of the river, and the place where river meets the sea is called mouth. In this place the river forms a delta. Now students, there are three stages of the river. First, upper course. Here the river flows very swiftly and it generally forms V-shaped valleys in this stage. तो बच्चों इस स्टेज में रिवर बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से फ्लो करती है और जनरली इस स्टेज में क्या फॉर्म करती है, वी शेप्ड वैलीज, वी आकार की, इंग्लिश के लिए अल्फाबेट वी के शेप की वैलीज फॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट इज द मिडिल कोर्स। इट इज द सेकंड स्टेज वेयर द स्पीड ऑफ द रिवर गेट रिड्यूस। तो इस स्टेज में रिवर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। द लोड ऑफ द रिवर इज डिपॉजिटेड एंड इट फॉर्म्स मेंडल। जो लोड होता है रिवर का, जितना भी वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और ये क्या फॉर्म करता है, मेंडल्स फॉर्म करता है, जिसको कि हम आगे डिफाइन करेंगे, मेंडल्स एंड ऑक्सबो लेक्स। Many tributaries meet the main river in the middle course. तो जितनी भी सहायक नदियां होती हैं वो मेन रिवर से इसी स्टेज में मिलती हैं। तो बच्चों फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, रिवर फॉर्म वी शेप्ड वैली। सेकंड स्टेज में रिवर फॉर्म मेंडल्स एंड ऑक्सबो लेक। एंड नाउ थर्ड स्टेज, द लोअर कोर्स। इन द थर्ड स्टेज द रिवर डिवाइड्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो थर्ड स्टेज में रिवर क्या होती है, बहुत सी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है एंड इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग द फाइन सिल्ट। और ये क्या स्टार्ट कर देती है, सिल्ट को। सिल्ट क्या होता है बच्चों, एक एलुवियल सॉइल होती है ब्रॉड बाय द रिवर। नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है, रिवर स्टार्ट डिपॉजिटिंग द फाइन सिल्ट कॉल्ड एल्गियम, फॉर्म्स ब्रॉड डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड फॉर्म डेल्टा। तो इसी मिट्टी से, इसी एलुवियल सॉइल से क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, डेल्टा फॉर्म होते हैं। It is very fertile for cultivation. Like the Sundarban Delta is the world largest delta. Is it clear? So there are three courses of the river. For upper course, here river forms V-shaped valleys. Second course, the middle course, here river formed meanders or oxbow. And the third stage, here river forms delta. This is the picture of the course of the river. You can see the picture and understand easily what are the three courses of river. So first, this is the picture of upper
डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ मिल रही है और क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टा। तो दिस इज द कोर्स ऑफ द रिवर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर। Now the features formed in different stages of river। तो बच्चों ऐसे कौन से फीचर्स फॉर्म होते हैं रिवर की डिफरेंट स्टेजेस में? तो मेंडर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेंडर्स। In the plain, the river moves lazy surely and its course form broad S-shaped loops or curves। तो बच्चों क्या होता है कि प्लेन में जब रिवर मूव करती है, प्लेन मतलब प्लेन मैदानों में जब रिवर मूव करती है, कैसे मूव करती है, बहुत ही आराम से, तो क्या फॉर्म करती है, उसका कोर्स क्या फॉर्म करता है, एस शेप के लूप या कर्व को फॉर्म करता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एस शेप का लूप और कर्व बन रहा है, इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेंडर्स कहते हैं। This is called meanders. So in the plains, the river moves lazy surely and its course forms broad S-shaped loop or curve. This curve is called meanders. When the course of the river lies in a flat land, जब river का course flat land में आ जाता है, तो the irregularities of the ground force the river to swing from side to side in wide bands and form। तो जो irregularities होती है ग्राउंड की, वो रिवर को फोर्स करता है कि रिवर कैसे बहे, इसी लूप के अंदर, मतलब ये जो बेंड है, ये जो मोड़ है, इसी मोड़ के अंदर रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। जब रिवर प्लेन्स में फ्लो करती है तो इसी बेंड के अंदर रिवर फ्लो करती है। दिस इज कॉल्ड, दिस लूप और कर्व इज कॉल्ड मेंडर्स। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, रिवर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing from low level of ground to higher level of ground। The place where the river is origin is called source of the river and the place where the river meets with sea is called mouth, and in this place the river forms a delta। Three stages of river: upper course, middle course and lower course। In upper course, river forms V-shaped valleys। In middle course, river meet its tributaries and form meanders or oxbow lakes, and in third stage, the river meet with its distributaries and form a delta। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video। Welcome to you, Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday, I have taught you chapter first, history and introduction, and I taught you about the many topics of these chapters as first, the meaning of history, the relevance of the history, sources of history, and I have taught about the sources of history. Thus we say history help us to understand about our past events that happened long ago, how men lived, how our forefathers lived, what were their economic and living life. Now we discuss about the sources of history. Sources of history, we have discussed literary sources. Literary sources means which sources which is related with literature, या historian relate various sources about the literature, that is called literary sources. Literary sources includes many languages and Hindi, Sanskrit, Pali, Prakriti, many others. And in literary sources includes in two types of sources, जिनमें literary यानी religious sources and secular sources. Which sources यानी which literature is related with religious are called religious sources, and which sources is not related, या writing which is not related with religious, that is called secular literature. Secular literature means writing which is not related with religious, that is called secular literature. Secular literature includes dramas, many dramas,
lakes या writings are included in secular literatures. Now let us start. The topics of this chapters is कि inscriptions यानी archaeological sources. In archaeological sources many sources are included, and inscriptions यानी inscriptions are called the epigraphy is the study of inscriptions. Thus we call the epigraphy is the study of inscriptions, and other archaeological sources are monuments. And third, but today I will teach you the third topics of this chapter is coins. Yani if we wanted to understand about our history, so then we study about coins. Coins means numismatic, and numismatic is the study of the currency including coins and paper money. Numismatic means in Hindi mudra shastra. In numismatic we study about the currency, or currency included in paper currency and coin currency both, because in this coins before invented of the coins we have no purchasing, we have purchasing all things by the exchange system. Exchange system, that's we gave to their thing to other by exchange of another thing. Second, the historian. Any historian reconstruct the past using information from coins. By historian reconstruct by past information by using of the coins. But about coins we find many information about our past event. 16 Janpadas, 16 Janpadas exciting in 6th century, BCE were first to mint coins in India. First time the coins mint in India, 6th century. They give us many information about this. They give us many information about our past. We help us to understand about our past about the coins. First, the use of metal. About the coins we know in what metals used in past time, during that period and economic condition of the people. We find the information about our coins, what were metals used and what were the economic condition of that people at that time people. The time, if we wanted to understand about the time of which period, so the time to which age actually belong. We know about the coins that which times age actually belongs this coins. The trading relations, the coins help us to the trading relations between two countries or the areas. If we wanted to trade with one country or the another area, so then we use money. Then we use coins included, coins and paper money both. So trading relations, if we want to trade another country or other area, so from the discovery of coins of one country from another country, we found the inventions of coins help us to understand the trading between one country to another country and one area to another area. Students, let us discuss about artifacts. Artifacts means in Hindi kalakritiyan. So at first we discuss about the origin of the artifact, how artifacts origin. So early 19th century from the Latin word arti, which means art. It means Latin words art, arti by means art, and the word factum, factum means something made. Thus we say an object made by human being is called artifact. An object that made by any human beings are called artifacts. Now, the
of materials, the remain of materials in past time, and the remain materials such as weapons, pottery, monuments, inscriptions, coins, etc. are called they are included in artifacts. They are historical or archaeological interest. Yeah, they have many artifacts includes historical and archaeological interest. Thus we say the artifacts, coins, monuments, inscriptions are included in archaeological sources. It is not that no missing link. Meaning it is not that there are no missing links, but the search goes on to fit in the missing jigsaws. Any missing jigsaws pieces and complete the picture. And thus we say many artifacts that we found in past time, that is called artifacts. It is not completed, but many arts are not completed. There are no missing links, there are no missing links, but to fit in the missing jigsaw pieces and complete the picture. Now students, let us discuss about early man. Early man, any first human like creatures appeared on the earth's surface 5.6 million ago. Thus we say the first human we found in the earth's surface about 5.6 million ago. Primitive mass means ancient in Hindi यानी प्राचीन मानव. Any primitive, any ancient man lived through various stages of evolution. Thus we say the early man lived through the various stages of evolution. Now he shifted from nomadic life, and at first they have no settled life because they move from place to place. They have not made a settled houses, so they always move from one forest to other. But after that time, after some times, they shifted from a settled life. They started to make caves and huts, and they started to agriculture. They grow many crops as wheat, rice, as many others. So thus we say कि early men started to grow in crops and they were called our farmers. Historian and other scholars, thus we say कि we discuss about early men, then कि early men started their life very hardship because they have no facilities about transportation, communication, and their settled life. But after some time, they invented many new things as the fire, wheels, and the wheel make their life easy and comfortable, because at first they used to wheel to making the pots. Any pottery they make the pots by using of the wheel, and after some time they used to wheel as a transportation. So historian and other scholars reconstruct the history for the early humans with the help of fossils, stone, tools, and the cave painting. And after some time, the early men started to make some tools with the help of stones, and any other time they construct to cave painting. They have to the artists. They have developed to the inventions of art. Thus we say
कि they started to cave painting. We begin to study, if we begin to study the human life from Stone Age, if we wanted to know about, understand about Stone Age, then we then we study to history. What were the Stone Age? Stone Age means it started more than of millions ago. Stone Age started more than millions ago. This age is called Stone Age. Stone Age, that in that time the early man started to invent their tools with the help of Stone Age. Now students, I discuss about early man, and tomorrow I will explain you about the Stone Age. How many types of the Stone Age? And Stone Age had divided into 4 types. So students, tomorrow I will discuss about you Stone Age. Thank you for attending this class. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 1 व्याकरण वृत्ति का रिमेनिंग पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 में बच्चों यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त अक्षराणी। संयुक्ताक्षराणी यानी संयुक्त अक्षर, ज्वाइंट अल्फाबेट। ठीक है, जो स्वर होते हैं उनका अपना अस्तित्व होता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेते, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन जो व्यंजन होता है बच्चों, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसके पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा स्वर, व्यंजन, अयोग, वा। ये वर्ण के 3 भेद हैं। वर्ण के कौन कौन से भेद हैं? स्वर, व्यंजन, अयोग, वा। तो स्वर किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, स्वर का अपना अस्तित्व होता है। लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इट मीन्स व्यंजन में स्वर मिला होता है, और जब व्यंजन में हलंत लगा होता है, इट मीन्स इससे स्वर निकल गया है, यानी कि आधा हो गया है, ये अक्षर आधा हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी ये सारे व्यंजन है बच्चों, आपको पता है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब किसमें आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। और वर्णों की पहचान के लिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है तो वो आधा होता है, यानी उसे स्वर निकल गया है। लेकिन अब आगे देखें कि इसके बावजूद कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी ज्वाइंट होते हैं। जैसे ये क्षा है, ज्ञा है, द्वा, ह्या, त्रा, था और हन। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये व्यंजन जो है, ये अक्षर जो है ये संयुक्त अक्षर है, यानी जो ये छतरी वाला छा है, इसमें कौन कौन से अक्षर मिले हैं? आधा का, आधा शा और आ, तब जाके बनता है क्षा। इसी तरह ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा, आपने जो भी पढ़ा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उनमें ये नहीं आता। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर में आते हैं। अब ज्ञा में देखिए, आधा जा है, आधा इया है और आ है, तब जाके इन सबको मिला करके बना है ज्ञा। फिर
द्वा देखिए, ये दा के नीचे वा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आधा दा, आधा वा और आ मिलकर के द्वा बना है। हया, आधा हा, आधा या और आ, हया हो गया। ऐसे ही त्रिशूल वाला जो त्रा है, इसमें भी आधा ता, आधा रा और आ। आधा का मतलब समझ गए, जहां हलंत लगा है वो अक्षर आधा है। तो इस तरह से बना ये त्रा। और ऐसे ही धा, आधा दा, आधा धा और आ। तो ये जो दो अक्षर मिला करके बनता है एक अक्षर, वो होता है संयुक्त अक्षर। तो आपको ये सारे संयुक्त अक्षर का वर्तनी विन्यास या वर्ण विन्यास, यानी ये कौन कौन से अक्षर मिला करके बन रहा है, ये वर्तनी विन्यास आपको पढ़ना है, समझना है और याद करना है, ठीक है। तो ये संयुक्त अक्षर हो गए। और इधर देखिए सेंटेंस में भी यही है, छात्रा विद्यालयम गच्छति। अब छात्रा में देखिए त्रिशूल वाला त्रा है। अब इसका वर्तनी विन्यास या वर्ण विन्यास हम कैसे करेंगे? आधा ता, आधा रा और आ मिलाकर के त्रा बना। विद्यालय वाला द्या जो है, आधा दा, आधा या, अब चूंकि बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। ऐसे ही ये बिल्कुल यही सेम पैटर्न यहाँ पर भी होगा बच्चों। वर्ण देखिए, ये दोनों ही वर्ण आधे हैं और बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा। क्षा, छतरी वाला क्षा है, आधा का, मूर्धन्य शा आधा है और आ मिलकर के क्षा। तो आप बहुत अच्छे से इन सबको लर्न करिए संयुक्त अक्षर को, तभी आप वर्तनी विन्यास कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही जब नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिले हैं तो वर्तनी विन्यास कैसे करेंगे। वर्तनी विन्यास आना बहुत जरूरी है। इसके बाद अनुशीलनम, यानी यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अनुशीलनम एक्सरसाइज, इसका लिखितम में देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ण के 3 भेद आप पढ़ चुके हैं। वर्ण के 3 भेद कौन से? स्वरः, व्यंजनम, अयोगवाह। इसे बच्चों आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। ये वर्ण के 3 भेद हो गए। फिर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऋषु स्वरा, दीर्घ स्वरा, प्लुत स्वरा। ये आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने टेबल समझाई थी। इसे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, बस विसर्ग नहीं लगाइए। तो ये इसका आंसर हिंदी में भी हो, दोनों ही सही है। संस्कृत में भी लिख सकते हैं और हिंदी में। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, कौन से? स्पर्श व्यंजनानी, अंतस्था व्यंजनानी और ऊष्म व्यंजनानी। जो आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है 4th नंबर, अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विसर्गः, सेकंड है अनुस्वारः। विसर्ग और अनुस्वार, ये अयोगवाह के 2 भेद हैं। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प यानी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनानि कति भवन्ति। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? कति मीन्स कितने होते हैं, भवन्ति होते हैं। कति भवन्ति यानी कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो इसके 2 ऑप्शन है, पंच और चत्वारी। आपको पता है ना, चत्वारी यानी 4 और पंच मीन्स 5। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, चत्वारी। और उसके बाद FIB दी है, तो FIB में आप लिखेंगे, यहाँ टिक करने के बाद आगे FIB भी दी हुई है बुक में। FIB में आपको ये करेक्ट ऑप्शन लिखना है। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वराकृति। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो आपको पता है, पंच मीन्स 5, चत्वारी मीन्स 4। कितने होते हैं? 5। तो आप इसे टिक करेंगे, पंच। दीर्घ स्वराकृति, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अष्ट। अष्ट मीन्स 8 और सप्त मीन्स 7। तो करेक्ट ऑप्शन है अष्ट। स्वरस्य कति भेदाः सन्ति। स्वर के कितने भेद हैं? आपको पता है ना, त्रया। 2 मीन्स 2 और त्रया मीन्स 3। कौन से?
स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 भेद है ना। तो आप इसे टिक करें, ये करेक्ट ऑप्शन है त्रयः। अंतस्तः कति सन्ति, अंतस्थ कितने हैं? त्रयः मीन्स 3 और चत्वारः मीन्स 4, तो करेक्ट ऑप्शन है चत्वारः, यानी 4 होते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजनानि कति भवन्ति, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? पंचविंशति मीन्स 25 और अष्ट मीन्स 8, ठीक है, तो कितने होते हैं? 25, ठीक है, ये है करेक्ट ऑप्शन। सारे वर्ग मिलाइए आप, तो सब मिला करके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग सब मिला करके पंचविंशति हो जाता है, ठीक है, यानी 25। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन पंचविंशति। तो जितने में आपने यहाँ टिक किया हुआ है, FIB में आप उस शब्द को लिखें भी और पेंसिल से लिखें। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 आ, वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। इसी चैप्टर में वर्ण की तालिका के बाद नेक्स्ट पेज पर ही वर्णों का उच्चारण स्थान, इसकी तालिका भी बनी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पढ़ना है और लर्न करना है। उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। ई का उच्चारण स्थान कंठ होता है, का कंठ, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों से। वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठ से। ढा मूर्धा और वा दंतोष्ठ, ठीक है, दांत और ओठ दोनों से। तो ये उच्चारण स्थान आप अपनी बुक में फिल करें। Good morning students. This is class 6E, subject is computer, chapter number 1st, categories of computer and computer languages. In this chapter we discuss previous class first and second generation languages. That means we will discuss low level language. There are two parts of low level language: machine language and assembly language. Machine language is also called first generation language and assembly language is also called second generation language. Today we discuss third generation language or high level languages. High level languages, it is also called HLL. Okay, this is also called HLL. This is called third generation language. High level languages is also called third generation language. It is similar to the human language. It is similar to the human language. It is machine independent language. That means this language are not dependent on machine language. That means that this language run on different types of machine. Okay. Now next point is it is easier to read and now the first, क्या कह रही है मैम? This is easier to understand, read and write. Okay, that means in this language error removing is easy, easier to explain easily, easier to understand easily. Okay, the first high level language is developed in 1950s. Okay student, the first generation language, the first high level language is developed in 1950s. The examples of the high level languages is C, C++, this is C hash, this symbol is called hash. Okay, photon, full form of photon is formula translation. The full form of photon is formula translation. Basic language, basic, the full form of basic is beginner all purpose symbolic instructions code. COBOL, this is a common business oriented language. So there are so many types of high level languages. It has to be converted, in high level languages has to be converted in machine language
which is time consuming. Okay, firstly it has to be converted into the machine language, and which is time consuming languages. Now the next characteristics is it is used English alphabets. Human language, yadi it is similar to the human language, that means it is used English alphabets and mathematical operators, and the mathematical operators like plus, minus, multiplication, division. Okay, so therefore these are the characteristics of high level languages. 4th generation languages. Student, next generation is 4th generation language. It is also called modern high level languages. That means the 4th generation language treated as modern high level language. It reduces overall the time, efforts and the cost of software development. That means ki the 3rd generation is also used for software development. So that is overall effort and cost of software development reduces. Okay, the example of 4th generation is PL/SQL, FoxPro, Stata, Oracle, VB. VB means Visual Basic. Visual Basic. These all are the IDE environment. IDE environment software languages, that means ki integrated development environment. That means ki their commands or menu display as a graphical mode. Okay. Next, the features of the 4th generation language. First is it is machine independent language. This is the user friendly language, more user friendly language as compared to 3rd generation language. It has very high storage capacity and it makes the programming easier. It makes the programmer easier, interesting and attractive. Okay, students. Now the 5th generation language. This is the last generation of computer generation. It is also called the artificial intelligence language. Okay, this is the most modern language. It is also called artificial intelligence. What is the artificial intelligence? Artificial intelligence is also called AI. It is a technique where machine think and behave like a human. In other words, it is a technique where machines think and take decision. Okay, machines think and take decision or behavior like a human being. That means कि यहाँ पर जो मशीन इस तरह की डेवलप करी जा रही है कि वो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह बिहेव करे और उसकी इंसान की तरह ही उसका जो डिसीजन लेने की पावर है वो सेल्फ डिसीजन ले सके. ओके, इट इज स्टिल डेवलपमेंट स्टेज. दैट मीन्स कि ये जो आपकी जो 5th जनरेशन लैंग्वेज है अभी इस पर वर्क चल रहा है. दैट इज स्टिल डेवलपमेंट स्टेटमेंट. ओके, द एग्जाम्पल ऑफ 5th generation language is robot. That means कि this is the machine of 5th generation language. And in this generation, which languages are used? Mercury, OOPS 5. Okay, OOPS 5 and Prolog is the 5th generation languages. Okay, student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.